स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम पेपर 6 के लिए जो टेस्ट 2 का क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक, इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक का बुक आपके सामने खुला हुआ है, क्लास में नहीं लिखाया गया है और इसी का फोटोकॉपी हम इसमें करा के रखे थे कि पढ़ने के लिए है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए। और इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए तो थोड़ा सा सपोर्ट सबका ज़रूरत है। तो क्या कहता है कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे 10 बातों में। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? कहता है क्या मानव विकास सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जिससे हम क्या करते हैं, जिसका उपयोग देश को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक में इस बात का पता चलता है कि कोई भी देश जो है वो विकसित, विकासशील या अविकसित है। कैसे? मानव विकास सूचकांक HDI जीवन प्रत्याशा, ठीक है, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतों का एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के चार स्तरों पर देश को श्रेणीगत करने में उपयोगिता की जाती है। जिस देश की जीवन प्रतिष्ठा, शिक्षा स्तर और GDP प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। UNDP तीनों आयाम स्वास्थ्य और दीर्घायु और ज्ञान जीवन का उच्च स्तर को लेकर मानव विकास सूचकांक तैयार करता है। UNDP कैसे तैयार करता है? तो स्वास्थ्य और दीर्घायु, ज्ञान और जीवन का उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए जो है HDI तैयार करता है। इस नियमों के आधार पर किसी समाज और देश में मानव विकास के स्तर का आकलन किया जाता है। ह्यूमन का डेवलपमेंट किस लेवल से हो रहा है, तो उसकी शिक्षा, जीवन जीने की जो प्रत्याशा है वो, और प्रति व्यक्ति आय, उसकी आय कितनी है। इन तीनों आयामों पर प्रगति करने वाला देश अलग अलग सूचक होता है। ये सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, संभावित स्कूली शिक्षा और मीन इवेंट्स ऑफ स्कूल और PP आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, मतलब ये तीनों बातें इसमें शामिल है। कहता है स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रगति का आकलन जन्म के समय किया जाता है, यानी कि जब आपका जन्म होता है तो उस समय आपके देश में जन्म दर, मृत्यु दर और स्वास्थ्य दर क्या है, यह भी जो है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक का एक हिस्सा है। संभावित शिक्षा या मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब मेन जो ईयर ऑफ इसका स्कूलिंग था, PPP मॉडल जो होता है उस पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। कहता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति का आकलन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से अलग लगाया जाता है कि अगर आपका स्वास्थ्य जन्म के समय कैसा था, इसका मतलब है कि किसी बच्चे के पैदा होने के बाद उसके कितने जीने की संभावना होती है वर्ष। उदाहरण के लिए भारतीय लोगों में जो जीने की संभावना होती है वह 68 वर्ष जीने के आसार हैं। वही शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए 2 पैमाने इस्तेमाल किए गए। पहली, वह 25 साल से अधिक उम्र के वयस्क ने औसतन कितने दिखा रहे हैं आपको, पेज थोड़ा दिखाने में प्रॉब्लम होता है, तो कितने साल की स्कूली शिक्षा ली है। और दूसरा यह होता है कि जब बच्चा स्कूल शिक्षा में दाखिल होने की उम्र में उनके कितने साल की स्कूल शिक्षा में रहने की आशा है, कि मतलब पढ़ेगा कितना, ये है इस पर कहने का सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोई बच्चा कितना पढ़ेगा, किसी एजुकेशन में को कितना ग्रहण कर रहा है। तो कहता है क्या, दाखिल होने की उम्र उनके कितने स्कूली शिक्षा में रहने की आशा है। वह जीवन स्तर मापने की प्रति व्यक्ति सकल आय, राष्ट्रीय आय देखता जाएगा। मतलब जो स्कूली शिक्षा है वो हो गया, और पहला पॉइंट तो हम आपको बताए कि उसके जन्म के समय वो कितना जी सकता है, मतलब उसके स्वास्थ्य को देखकर। किसी दशा के सकल घरेलू उत्पाद उस देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित की गई आय को सकल राष्ट्रीय यानी GNI कहते हैं। हालांकि घरेलू अर्थव्यवस्था को अनिवासी यानी विदेशी और निवासियों ने जो आय अर्जित की है इसमें घटा दिया जाता है। GNI का आकलन PPP मॉडल, पूरा ये डिटेल इतना बड़ा है तो इतना बड़ा आपको लिखना नहीं एग्जाम में, हम समझा रहे हैं सिर्फ। कहता है कि इस तरह से 3 आयाम इंडेक्स है, कंपोजिट इंडेक्स बनाया जाता है और मानव विकास सूचकांक कहलाता है। तो इसमें हम 2 बातें यहाँ पर जो बता रहे हैं उसको सुनिए। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद, पहला तो बोल दिया कि स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य। दूसरा क्या होता है, हालांकि घरेलू अर्थव्यवस्था में अनिवासी यानी विदेशी निवासियों ने जो आय अर्जित की है उसमें घटाया जाता है। मतलब टोटल जो हमारे GDP, मतलब हमारा जो ग्रॉस नेशनल इनकम है और बाहर वाले का जो है उस दोनों को घटाया जाता है। GNI का आकलन PPP मॉडल के आधार पर होता है। एक दूसरे की तुलना की जाती है। असल में PPP का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब आप हमारे अंदर खरीदने की क्षमता
और उसकी तुलनागत जो उपयोगिता है वो कितनी है। जब एक देश दूसरे देश के जीडीपी की तुलना की जाती है तो पीपी का ही सहारा लिया जाता है। पीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। पीपीपी एक प्रकार का विनिमय दर है जिस पर एक समान वस्तु और सेवा खरीद के लिए देश की मुद्रा एक दूसरे से बदली जाती है। मतलब कोई भी चीज़ हमारे यहाँ बनी है और वही उसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट किसी दूसरे देश में बना हुआ है, वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। वो दोनों में लोग कौन सा खरीद रहे हैं, तो जिससे जो बदली जाती है मुद्रा, जैसे कि अमेरिका का सामान खरीदे तो अमेरिकी डॉलर में उसको पेमेंट जाएगा, तो भारतीय मुद्रा को अमेरिकी डॉलर में बदलेंगे। यानी कि मैकडोनल्ड के लिए बर्गर की कीमत अगर लंदन में बर्गर की 2 पाउंड है तो न्यूयॉर्क में $4 है, तो 1 पाउंड पीपीपी विनिमय दर में $2 के बराबर होगा। यही बोलने का मतलब था मेरा। इस तरह से तीनों आयाम को अलग अलग इंडेक्स बनाकर एचडीआई यानी कि मानव विकास सूचकांक कहलाता है। इस तरह किसी भी देश के प्रति व्यक्ति जीडीपी जब अधिक होता है तो जीवन प्रत्याशा अधिक होगी। मतलब जीडीपी जब बढ़ेगा तो जीवन प्रत्याशा अधिक होगा, तो शिक्षा का स्तर भी मानव से विकास सूचकांक में उच्च स्थान पर चला जाएगा। मतलब जब लोगों के अंदर में प्रति व्यक्ति आय होगी, जब पैसा लोगों के पास होगा तो बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शिक्षित बनाएंगे, तो शिक्षा होने से जीवन प्रत्याशा, जीने की जो कला है, जीने की जो प्रायोरिटी संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। और शिक्षा का स्तर जो है मानव को ऊंचे स्तर पर ले जाता है क्योंकि उसकी सोच में परिवर्तन होता है। इसीलिए विकास सूचकांक में उसका उच्च स्थान है। मानव विकास जो के लिए सिर्फ एक ही पक्ष दर्शाता है। इसमें पता नहीं कि चलता कि समाज में गरीबी कितनी है और समाज में कुछ खराबी भी है, कि सिर्फ इसमें आप 3 ही बात को देख रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम। लेकिन इसमें क्या है, महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है, गरीबी कितना है, इनक्वालिटी कितना है, ये सब नहीं देख पाता है। तो डबल इंडेक्स, जेंडर इक्वालिटी और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डेवलपमेंट इंडेक्स भी हम देखते हैं। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को भी देखते हैं। यानी एचडीआई के साथ साथ हम लोग जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है मतलब जीडीआई, और जो जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स है मतलब जीआईआई, और मल्टी डायमेंशनल प्रायोरिटी यानी कि एमडीआई, इसका भी अध्ययन करेंगे। और इसके जो प्रतिपादक थे, मानव सूचकांक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूल हक द्वारा विकसित किया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इसके प्रमुख सहायक थे। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास क्रम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 में पहली बार लाया गया। एचडीआई के समय विभिन्न देशों में मानव विकास के क्षेत्र में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों का आकलन करने के लिए संदर्भ में दिशा निर्देशन करना है। इस सूचकांक में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ जीवन प्रतिशत, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य और जो सामाजिक सुरक्षा सूचक भी रखे गए हैं। मानव विकास सूचकांक के 3 चरों पर आधारित है। इन सूचकांकों का मान 0 से 1 के बीच होता है। हर एक सूचकांक को 0 से 1 के बीच में हम दिखाते हैं। जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा क्या है, तो चलिए अब इस पर चर्चा होगा। देखिए क्या कह रहा है। जन्म के समय कहता है कि जन्म के समय जो औसत जीवन प्रत्याशा की बात हम कहें कि यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन डिवीजन यूएनडीपी द्वारा तैयार की गई जीवन प्रत्याशा संबंधित भारांक निम्न सूत्र से है। मतलब औसत जीवन प्रत्याशा माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा बाय उच्चतम जीवन प्रत्याशा माइनस न्यूनतम। मतलब एवरेज जीवन लाइफ जो आप जीते हैं उसमें मिनिमम क्या होगा और जो हाईएस्ट जिएंगे उसमें मिनिमम क्या होगा, दोनों का डिफरेंस और उसका रेशियो लेते हैं तो जीवन प्रत्याशा निकलता है। ये आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया जीवन प्रत्याशा को लेकर के। शिक्षा स्तर क्या है, इसमें 2/3 और वयस्क शिक्षा को 1/3 भार प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्कूलों में संयुक्त नामांकन का अनुपात दिया गया। यानी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो हायर क्लासेस हैं, उसमें जो है हम अनुपात बना के यूनेस्को द्वारा तैयार की गई। इसमें क्या कहा कि औसत शिक्षा में न्यूनतम शिक्षा स्तर, उच्चतम शिक्षा स्तर में न्यूनतम शिक्षा स्तर, दोनों को हम माइनस कर देंगे। इसके बाद कहता है प्रति व्यक्ति आय, वस्तुओं व सेवाओं की क्रय शक्ति के आधार पर पीपीपी। इसके आंकड़े विश्व बैंक के द्वारा लिए गए। नवीनतम यानी कि इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम आईसीपी द्वारा 118 देश के सर्वेक्षण पर परचेजिंग पावर पैरिटी में 1996 के आधार पर विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व के देशों को निम्न 3 समूहों में वर्गीकृत किया। यानी उच्च आय वाला देश, मध्य आय वाला देश और निम्न। जिसमें उच्च आय होगा उसमें 993 मतलब $9,361 से अधिक आय होगी लोगों की। जो मध्य आय वाला होगा उसमें 761 से 9361 से कम होगी और ये 760 से कम होगा। तो आप सीधा याद रख सकते हैं कि 9361 अगर है, इससे अधिक है या इतना है या इससे अधिक है तो ये हाई इनकम वाला प्रायोरिटी वाला देश हो गया। इससे 761 के बीच में है तो वो मीडियम हो जाएगा और इससे कम 760 से कम हो जाएगा तो वो लो इनकम वाला देश है। अब कहता है क्या कि इसमें
प्रति व्यक्ति आय से संबंधित भारांक निम्न सूत्र से ज्ञात है। औसत प्रति व्यक्ति आय में निम्न प्रति व्यक्ति आय और औच्चतम, तो ये तीनों फॉर्मूला जो है बहुत इजी है, आप उसको ध्यान से देखेंगे। और इसमें वैल्यू निकाला गया कि मानव विकास के स्तर पर विश्व के देश में 3 समूह को बांटा गया, उच्च मानव विकास, मध्य मानव विकास, निम्न मानव। एचडीआई का जो वैल्यू है वो देखिए चेंज है, 8 से अधिक होगा, 0.8 से अधिक होगा तो हाई प्रायोरिटी वाला देश है, चूँकि उसमें शुरू में कहा कि 0 से 1 के बीच में ही इसका मान दिया जाता है। तो जिसको आधा से कम है इसका मतलब 1 एचडीआई कम हो रहा है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बता रहा है कि वहाँ के लोगों का जो विकास स्तर है वो इन तीनों बातों के आधार पर कम है। अब आगे मानव विकास सूचकांक की नई प्रविधि क्या है, कहता है क्या कि 2009 तक मानव विकास सूचकांक की गणना है तो 3 आयों के जन्म पर प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन अनुपात एवं प्रौढ़ शिक्षा दर, घरेलू उत्पाद पीपीपी के आधार पर स्वतः दीर्घाजीवित शिक्षण स्तर एवं जीवन निर्वाह स्तर के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। अब इसमें 3 बातें 2010 के मॉडल में जीवन प्रत्याशा क्या था, स्वास्थ्य एवं दीर्घाजीवी के मापन हेतु, ठीक है, मापन हेतु पहले की तरह जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को आधार बनाया गया। शिक्षा सूचकांक के लिए मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में 2 बातें दी गई कि एक औसत वर्ष क्या होगा, एक अनुमानित वर्ष क्या होगा। ये 2 बातें हैं, रिपोर्ट में है तैयार जो की है। आय सूचकांक में क्या होगा कि जीडीपी पर पीपीपी का क्या इतना हिस्सेदारी है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर कि बाकी जो है स्कूली अवधि आय सूचकांक के आधार पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि जीवन स्तर के आकलन के प्रति व्यक्ति आय, घरेलू जीडीपी पर प्रति व्यक्ति आय, पीपीपी आधार सकल राष्ट्र स्थापित जीएनआई कितना है, यानी कि जीवन प्रत्याशा में 88.32 वर्ष जापान के हिसाब से जीवन प्रत्याशा वहाँ के लोगों की, और भारत में कितना था, भारत में 68 साल 68 वर्ष ही यहाँ का था। स्कूली अवधि 13.2 साल तक अमेरिका में लोग थे, न्यूनतम 0 था। स्कूली अवधि उच्चतम 20.6 था, और सम्मिलित स्कूली सूचकांक 0.1 न्यूजीलैंड का था। ये तीनों 2010 की रिपोर्ट में। मानव विकास रिपोर्ट का क्रमिक विकास जीडीआई और जीएम क्या, 1995 में यूएनडीपी के 2 नए सूचकांक प्रयोग किए गए। अब इसमें 2 नया बात ऐड हुआ जो कि आपको हम बताते हैं। सबसे पहला तो ये बोला गया कि लिंग आधारित विकास सूचकांक, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, और लिंग सशक्तिकरण मापन, जेंडर एम्पावरमेंट जेम, दोनों को। जीडीआई ने भी एचडीआई से संबंधित सूचकांक का ही प्रयोग किया, परंतु पुरुष व महिलाओं के बीच मानव विकास की असमानताओं को व्यक्त किया। इन्होंने बताया कि एचडीआई से पहले जीडीआई पर ही सारा डेवलपमेंट इंडेक्स का चर्चा किया जाता था। अभी क्या है कि दोनों के स्तर में थोड़ा थोड़ा बदलाव है। वो कहता था जीडीआई की जेंडर जो डेवलपमेंट इंडेक्स है कि मानव में पुरुषों और महिलाओं के बीच का जो समान विकास है वो असमान है। पुरुष जितना तेज़ी डेवलप किए उतनी डेवलपमेंट महिलाओं में नहीं हुई। जीडीआई का मूल्यांकन उस 155 देश के रिकॉर्ड पर आधारित था, मतलब 155 देशों में जीडीआई ने अपना मूल्यांकन किया और तब बताया कि जीडीआई का मूल्य सामान्यतः एचडीआई मूल्य से कम होता है। मतलब एचडीआई में बहुत 3 बातों को देखा जाता है, लेकिन जीडीआई में सिर्फ हम महिलाओं और पुरुषों के विकास को ही देख रहे थे, उसमें बहुत सारे जो आयाम हैं। एचडीआर 2009 में जीडीआई के मूल्य में नॉर्वे ऑस्ट्रेलिया क्रमशः प्रथम 2 स्थान पर हैं। जीडीआई मूल्य की सूची में भारत 114वें स्थान पर है। याद रखिएगा भारत कितना स्थान पर है, 114वें स्थान लिखा हुआ है यहाँ पर भैया, 11वां नहीं है वो, 114वां लिखा हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग का मिस्टेक है ऊपर नीचे। भारत का जीडीआई मूल्य 0.6594 जो उसके एचडीआई मूल्य का 97.1% था। मतलब जीडीआई जो भारत में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 0.594 है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लगभग 97% है। इसी तरह अलग अलग देशों की चर्चा की गई कि नाइजीरिया में कैसा है जीडीआई का मूल्य, प्रथम स्थान मालदीव में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि स्थान आते हैं। मानव निर्देशांक सूचकांक में पुनः 2 बातों का चर्चा किया गया कि मानव निर्धनता सूचकांक, अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। अब निर्धनता सूचकांक, गरीबी कितना है उस पर भी चर्चा होगा, तो जिसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के लिए हम आपको दूसरी पुस्तक में लेके चलते हैं, इसमें नहीं है डिटेल दिया हुआ। तो देखिए इसमें बहुआयामीय निर्धनता सूचकांक जो वो क्या है, कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 में पहली बार मानव निर्धनता सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को शामिल किया गया। इस सूचकांक में यह प्रयास किया गया
कि जीवन में समानता ना प्राप्त होने पर संबंधी विभिन्न आयामों को संयुक्त सूचकांक में देगा। HDR 2009 में बताया गया कि 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रहने की संभाव्यता गुण 100% है। और साक्षरता दर और शुद्ध जल ना प्रयोग करने वाली जनसंख्या आयु अनुसार कम अंडरवेट है, और बच्चे आधारित औसत है, मतलब अनवेटेड एवरेज से भी कम है उसका बहुत। HPI की क्या वैल्यूएशन थी उस पर हम चर्चा अब करेंगे। कहता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं एक तरह से, वो देश में HDR के साथ काम करते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी हम इसको कहेंगे। MPI में HDI को प्रतिबंधित करने वाले तीनों आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर 10 सूचकांकों में विभाजित हैं। मतलब इसका स्कोर 100 दिया गया है, उसको 10-10 में बांट दिया गया है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा डिटेल आपको लिखना नहीं, बस बहुआयाम या निर्धनता सूचकांक के बारे में बता देना है। तो क्वेश्चन का 3 पार्ट हो गया। हम आपको इन शॉर्ट में समझा देते हैं क्वेश्चन का कौन सा 3 पार्ट हुआ। सबसे पहले आपको जो लिखना है, बहुतों को कन्फ्यूजन है कि हम कैसे लिखें, क्या लिखें, तो बताते हैं आपको कि क्या लिखना है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आप अभी तुरंत समय में लिख नहीं सकते। तो सबसे पहले आप मानव विकास सूचकांक के परिभाषा को लिख दीजिए। उसके बाद जीवन प्रत्याशा, ठीक है, और आपका जो शिक्षा, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय, इसका तीनों का फॉर्मूला लिख दीजिए। उसके बाद आप GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में लिख दीजिए, और मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के बारे में लिख दीजिए। बस इतना लिख दीजिए, काम खत्म है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद आप लोगों का।